Do you want to be in top 10, top 50, top 100, top 200? This is the conversation that will help you. कैल्शियम। इसके तो कुछ प्रोनाउंसिएशन नहीं आते मेरे को भाई। फॉलो किया? Yes, I used to follow it. क्या? क्या? डर मत है, मारती नहीं वो क्या? तुम रिलेशनशिप की बात कर रहे हो या फ्रेंड टू फ्रेंड कनेक्शन या दोनों पे आप ब्रीफ कर दो थोड़ा। जो समझा अभी क्या इंटरेक्शन हुआ? हेलो एंड वेलकम टू अनदर स्पेशल राउंड टेबल डिस्कशन। मैं हूं सुहानी शाह और एक बार फिर से मेरे साथ है एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु हैव क्रैक्ड द हाईली कंपेटिटिव नीट एग्जाम। ये चारों टॉपर्स मेरे साथ हैं जिनके साथ हम बातें करेंगे, धमाल करेंगे, मस्ती करेंगे, इनकी स्टोरीज के बारे में जानेंगे, इनके चैलेंजेस और स्ट्रगल भी जानेंगे और क्या वो टिप्स है जो आप देना चाहते हो उन लोगों को जो अभी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। शशांक, आप कहाँ से आ रहे हो, क्या आपका रैंक रहा है, व्हाट गॉट यू टिल हियर? So I am Shashank Kumar from Patna, Bihar, and I got 715 marks in NEET UG 2023, and I got AIR 14. So basically, I wanted to become a doctor from the very start because मेरे फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है और हमेशा से मैं समझता था कि मैं डॉक्टर बन के अपने देश के हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा योगदान कर सकता हूँ। So that was a very big motivation factor. My father also motivated me for this. और मतलब फादर मदर का ही मेरा जर्नी में मेन सपोर्ट रहा था और वो हर दिन मुझे मोटिवेट करते थे जब मैं उनसे बात करता था। यार ये शशांक बहुत इनक्रेडिबल है क्योंकि मैं हमेशा सुनती हूँ कि मेरे पेरेंट्स डॉक्टर थे इसलिए मैं भी डॉक्टर बनना चाहता था। आई रियली लाइक हियरिंग द डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है तो मुझे डॉक्टर बनना है। एंड आई थिंक दैट्स लाइक मुझे आप शुरुआत कर रहे हो। आई डोंट नो आपको ये थिंकिंग कहाँ से आई कि कोई नहीं है तो मुझे बनना है, बिकॉज यूजुअली हम उन्हीं चीज़ों से इंस्पायर होते हैं जो हमारे आसपास होती है। एंड वी विल कम टू दैट। आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट दैट, बट वी हैव राइट नाउ प्रांजल विद अस। प्रांजल, अपने बारे में बताओ यार। मेरा बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है एंड मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए स्टेप बाय स्टेप अपनी लाइफ में बढ़ा हूँ। रिलेटिव्स का बहुत ज़्यादा हेल्प रहा है मेरी लाइफ में। उन्होंने हर एक स्टेप पे मेरी हेल्प की है बिकॉज उनका इस एरिया में काफ़ी अच्छा नॉलेज भी था। सो वो हमेशा सपोर्टिव बने रहे हैं। तो आपके रिलेटिव्स में डॉक्टर्स हैं? या आई हैव रिलेटिव्स इन डॉक्टर। लवली। भाई रिलेटिव्स मदद कर रहे हैं। आज अलग चीज़ें चल रही है, डॉक्टर बनने को कि कोई डॉक्टर नहीं है, रिलेटिव्स मदद कर रहे हैं। व्हाट अबाउट यू शिवम? मेरा नाम शिवम है, मैं बिहार से हूँ। तो मेरे नीट में 2023 में 705 मार्क्स हैं विद AIR 89। सो मतलब मेरे ऐसा था कि मेरे फैमिली में कोई भी नहीं है डॉक्टर, दूर दूर तक कोई नहीं है, सब लोग नॉर्मल एजुकेटेड है। मेरे फादर बैंक में, तो ऐसा कोई प्रोफेशन था ही नहीं, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर कोई नहीं था। तो मेरे लिए तो सब कुछ काफ़ी नया था। तो स्टेप बाय स्टेप वही 9 से थोड़ा लग रहा था कि हाँ यार बायो में जाना है, थोड़ा डॉक्टर बनना है। बाकी 10th में मैंने मैथ्स ली हुई थी, बट जब 11th में मेरे को लगा मेरे को मैथ्स नहीं करनी, लगती थी मुझे कि मैथ्स वीक है मेरी। तो मैंने सोचा कि नहीं फिर ठीक है मैं नीट कर लेता हूँ। तो इसी तरह मैंने सोचा डॉक्टर बनना है। बाकी अभी तो अच्छा लग रहा है। मतलब आपकी मैथ्स वीक थी इसलिए आप डॉक्टर बन रहे हो? नहीं कह सकते हैं, मतलब बिल्कुल उस टाइम ऐसा लगता था, बट अभी तो खुद से भी इंक्लिनेशन काफ़ी है डॉक्टर बनने में। लवली। एंड अरमान, आपके बारे में बताइए प्लीज। I am Arman Mittal and I scored 701 marks with an AIR of 197 in NEET UG 2023 एग्ज़ाम। मेरी फैमिली में मतलब मेरे पापा वाली जनरेशन में तो कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली मेरे काफ़ी सारे कज़न्स मेडिकल कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया है, तो उन्होंने मुझे काफ़ी सारे इंस्पायर करा और पर्क्स और डिसएडवांटेजेस दोनों बताए डॉक्टर बनने के। तो वो सब एनालाइज करके मुझे मोटिवेशन मिला कि जो डॉक्टर की लाइफ होती है वो उसने मुझे काफ़ी इंस्पायर करा डॉक्टर बनने में के लिए। सो इट्स वेरी रीसेंट, आपका ऐसा नहीं था कि तो बचपन से हमको डॉक्टर बनना है? नहीं। तो आपका मतलब कुछ साल पहले ही आपने डिसाइड थोड़े किया? टाइम पहले ही 9th या 10th में था जब मैंने डिसाइड करा कि मुझे डॉक्टर बनना है। तब आपको डॉक्टर बनना है। तो आप कभी भी डिसाइड कर सकते हो गाइस, इट इज़ नेवर टू लेट। वॉट एवर एज यू आर वॉचिंग दिस, यू कैन डिसाइड एट एनी टाइम टू बिकम अ डॉक्टर एंड गिव द नीट एग्जाम। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम आपके स्ट्रैटेजीज और आपकी शेड्यूलिंग पे जाए उसके पहले आपके आगे मैक्रॉन्स रखे हुए हैं, ठीक है? मैं अगर आपको एक सिंपल सा सवाल पूछूं अरमान, कि आपको क्या लगता है कि ये मैक्रॉन्स अगर आप खरीदने जा रहे हो, हाउ मच आर यू गोइंग टू पे फॉर इट? मतलब कुछ लॉजिकल आंसर देने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है? ये मतलब कुछ रैंडम आंसर हो सकता है। इट कैन बी वेरी हाई 2000, इट कैन बी 2 रुपीज, एनीथिंग यू वांट, बट हाउ मच वुड यू पे फॉर इट? I would say 268 rupees. 268 रुपीज। Yeah. 268। भाई कोई नोट करो 268। आपके आगे ये कुकीज पड़े, हाउ मच वुड यू पे फॉर इट? 15 रुपीज़। 15? बड़े कंजूस है यार आप तो यार, 15 रुपए की बिस्किट ले रहे हो यार।
आपके आगे पड़े भाई, आप कितना लोगे? 690 690। या ओके 690। और आपके आगे वो मिठाई पड़ी है भाई 1100. 1100। देखो ये रईस है, ये दिलदार भाई है भाई, 1100 रुपए देगा भाई इसके लिए। आई लाइक इट, आई लाइक इट। तो मैं 160, ये तुमने क्या बोला? 690 बोला मैंने। 690, ओ नहीं 690 इज नाइस, दैट इज नॉट दैट बैड, गुड गुड। एक काम करते हैं, इनको हम टोटल करते हैं, टोटल करते हैं। ये रहा बिल उसका ये बिल है आप लोगों के लिए, भर के जाना ठीक है बाद में। आई एम किडिंग ऑफ कोर्स। तो ये बिल स्टार्टिंग से यहाँ पे मैंने रखा हुआ है। आपने बोला आप उसके दोगे 268 प्लस 15 प्लस 690 प्लस 1100, क्या आता है टोटल? 2073। Will you be surprised? Will you be surprised अगर ये बिल पे exactly 2073 होते? कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। Do you wanna check it? बिल्कुल। देखो नहीं है 2073, बोल कोई बात नहीं, 2073 नहीं है। तो मैंने ये नहीं बोला कि बिल 2073 का है, मैंने बोला अगर बिल पे 2073 लिखा हुआ, विल यू बी सरप्राइज्ड? सो लेट्स ट्राई एंड डू दिस। क्या आप इसको यहाँ से पकड़ सकते हो? पकड़ो पकड़ो, क्या आप इसको थोड़ा आगे ला दो, इसको यहाँ से। तुम कोई भी नंबर दे सकते थे, तुम 15 का 16 कर देते तो पूरा ये टोटल कैलकुलेशन बदल जाता। अभी कैलकुलेशन है 2073, ठीक है? अगर तुमने अभी एक नंबर ऊपर नीचे कर दिया था, 1100 की जगह 1200 बोल दिया होता तो पूरा कैलकुलेशन बदल जाता। हैव अ लुक एट दिस। आई टोल्ड यू कि बिल के ऊपर द नंबर इज देयर। इट इज 2073 एवरीबॉडी। रुपीस भी लिखा है। कैसे हो गए? हाउ एग्जैक्टली सेम। मतलब रुपीस का साइन ऑन द बिल। if I would have said 1 rupee more, 269, 269 अगर तूने बोल दिया होता भाई, it would have. So पर तू बोलता नहीं ना। We knew it. Well, मैंने ये कैसे किया, वो मेरी टेक्निक से। अगर उसको बताएंगे तो मिस्ट्री खत्म हो जाएगी और वो मैजिक का जो आर्ट फॉर्म है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके जो सीक्रेट्स है अगर आप उसे बताओगे तो और ज़्यादा मेडिकोस हमारे देश में होंगे। सो आई थिंक लेट्स गेट इनटू दैट। लेट्स गेट इनटू अंडरस्टैंडिंग कि क्या आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स रहे हैं, क्या आपकी प्लानिंग रही है, किस तरह से आपने स्ट्रैटेजीज बनाई। बताओ व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट अरमान? it would be zoology or biology. whatever. बायोलॉजी। एंड क्या आपकी कोई स्ट्रैटेजीज थी इसके अराउंड कि आपने कैसे प्लान करा कुछ, या एनीथिंग दैट यू फील कि दिस पर्टिकुलर टेक्निक हेल्प्ड मी? मतलब बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा पार्ट होता है याद करने का, स्पेसिफिकली को रटने का। तो रटने की जो मैं टेक्निक यूज़ करता था वो तो चीज़ों को कॉपी पे बार बार लिखता था। लाइक जो चैप्टर थे मैंने उसे 7-7, 8-8 बार पूरे चैप्टर्स कॉपी पे लिखे हैं। तो उस वजह से मेरे को वो चीज़ लंबे टाइम तक याद रहती थी। तो बायो में मेरे को तो यही होता था, जो भी चीज़ नहीं याद हो रही है उसे लिखो, सुबह दिन शाम रात Correct. लिखते रहो। तो मेरे को वही हेल्प करा बायो याद करने में। टाइम कहाँ मिलता था भाई इतना लिखने का? यू वुड प्लान दैट आउट? डिड यू हैव अ शेड्यूल? नहीं, मेरा टाइम टेबल तो मेरा कभी कुछ नहीं था। कुछ जो नहीं भी था। मतलब जैसे चैप्टर आया कि ये चैप्टर टेस्ट में आ रहा है तो ये चैप्टर याद करना है, तो मैं उसे लेके बैठ जाता था। पूरा चैप्टर 1 या 2 बार लिख के तो याद हो जाता था। उसके मान लो 1-2 महीने बाद भूल गया तो दोबारा उस चैप्टर को लिखता था। जब भी वो रिवाइज करना वो बार बार लिखता था। मतलब ना जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमारा खाली हम उसको देख पा रहे हैं, और अगर हम उसे बोल रहे हैं तो हम उसे सुन पा रहे हैं। हमारे 2 सेंसेस काम कर रहे हैं। पर जब हम उसे लिखते हैं तो वो एक कमिटमेंट बन जाता है और वो स्टोरेज इन योर माइंड बिकम्स मच मोर स्ट्रॉन्गर। आई थिंक वही टेक्निक यहाँ पे सब बच्चे अप्लाई कर रहे हैं। व्हाट हैज़ बीन योर फेवरेट सब्जेक्ट? आपके क्या टेक्निक रहा? कोई स्ट्रैटेजी था? कोई आपने टाइम टेबल बना के चले? कोई शेड्यूलिंग था आपका? हाउ डिड इट वर्क आउट? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री रहा है, बट सबका यहाँ पे नहीं होगा केमिस्ट्री, मेरे को पता है। मतलब वो केमिस्ट्री पसंद है? दैट इज़ अननेचुरल। केमिस्ट्री में काफ़ी रटने वाला है। बाकी तीनों में देखो अगर आप फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, तो मेरा खुद का पर्सनल फेवरेट इनऑर्गेनिक है। क्योंकि कुछ नहीं करना है यार, बस पढ़ना है और नंबर लेने, सबसे ईजी है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों अच्छे हैं,
पढ़ो और डायरेक्ट सवाल दिख रहे हैं, आता आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता है, तो क्वेश्चन दिख रहे हैं फटाफट मार्क्स मिल रहे हैं। बाकी फिजिकल में मेरे को खुद भी अच्छा नहीं लगता था, सॉल्व करो, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो फिर उसमें गलती है, कॉन्सेप्ट आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, तो वो पसंद नहीं आता है। तो बाकी तो टाइम टेबल का कुछ नहीं है, टाइम टेबल तो बनाने का कोई फायदा नहीं है, कोई फॉलो नहीं होता अच्छा, कभी। तो आप दोनों ने कभी शेड्यूल नहीं बनाया? बनाया बहुत बार टाइम है, टेबल फॉलो कभी नहीं हुआ है। मतलब मैंने तो टाइम टेबल मत बनाओ, इससे अच्छा है कि ये सेलेक्ट कर, हाँ दिन का ये सेलेक्ट कर लो कि यार हाँ इतना इतना करना है, वो भी फॉलो नहीं होगा तुमसे 100% तो वो भी फॉलो नहीं होना है एटलीस्ट। I like how he is only saying, बना भाई, तू फॉलो नहीं कर रहे वाला, मतलब नहीं बना। होगा, बट जितना होता है उतना करो, जितना फॉलो रहा तो क्या अच्छी ऐसा बात। वीकली शेड्यूल था कि इस वीक में मुझे इतना पोर्शन खत्म करना है, या इस महीने में ऐसा कुछ था कि वीकली शेड्यूल, वीकली शेड्यूल? मेरा मंथली था कि मतलब हाँ इस मंथ तक मेरे को सब कंप्लीट कर लेना है, या फिर नीट से पहले 2 महीने पहले हाँ मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, Got it. फिर मुझे इतना टेस्ट देने, वो सब थोड़ा बहुत प्लानिंग था, वो थोड़ी बहुत प्लानिंग, पूरी करोगे होगी नहीं तो नहीं हाउ होती। डिक्लेरेटिव इज हिम, आप डिक्लेरेटिव इज शिवम, कर लो, होगा नहीं होगा? बेस्ट है टारगेट्स बना लो, फॉलो करते रहो। टारगेट्स बनाओ, फॉलो Targets करो, बनाओ। फॉलो दैट। आपने कभी, आपका क्या था, व्हाट्स योर फेवरेट सब्जेक्ट? डिड यू मेक अ प्लान, डिड यू हैव अ शेड्यूल कि इतने बजे उठना है, इतने घंटे पढ़ाई करना है, ऐसा कुछ था? माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज फिजिक्स, बिकॉज मैंने देखा है कई बच्चों को फिजिक्स से प्रॉब्लम होती है, स्पेशली इन नीट पोर्शन, बट मेरा मानना है कि फिजिक्स इज़ द बेस्ट सब्जेक्ट। कॉन्सेप्ट वाइज फिजिक्स ही समझने में मज़ा आती है, बस उसमें बच्चों के नंबर कम आ जाते हैं इसलिए उनको वो बुरा लगने लगता है। अदरवाइज फिजिक्स में जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स, इनफैक्ट आपके सराउंडिंग से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें आप उससे कनेक्ट कर पाते हो, तो आपको फिजिक्स बहुत ही अच्छी लगती है। एंड फिर उसके बाद उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी मेरे को एक रिलैक्सिंग फीलिंग कर देता था। मतलब मैं सबसे बर्डन होता तो फिजिक्स पढ़ता था। तो क्या मैंने भी नहीं सुना, मैंने भी मेरा चौथा राउंड टेबल है भाई, मैं ये पहली बार सुन। सच में फिजिक्स के क्वेश्चंस करना इज़ अ रिलैक्सिंग थिंग आई डिड। मतलब सारी चीज़ें पढ़ लेता था रात में मैं गुड mostly न्यू physics का- परसेप्शंस वी आर गेटिंग इन ऑल दीस राउंड टेबल्स। ओके, बड़ा मजा आ रहा है यहाँ पे। ओके, सो फिजिक्स वाज योर गो टू Yeah. सब्जेक्ट कि मेरे को जो पढ़ना है पढ़ लो। कम टू माय फेवरेट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री कर लिया, ये कर लिया, फिजिक्स कर फिजिक्स कर। मन उब गया तो फिजिक्स करूंगा। मन हो गया, फिजिक्स कर। हाँ ऐसा ही। नाइस। गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया, फिजिक्स करता हूँ। नहीं गुड। आगे यस शशांक। तो माय फेवरेट सब्जेक्ट वाज बायोलॉजी, और मतलब बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक हमेशा मैं अपने टेबल पे रखा करता था, स्टडी टेबल पे। और जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ते हुए मैं बोर हो जाता था, कोई भी टॉपिक पढ़ते हुए बोर हो जाता था, तो मैं उस एनसीईआरटी को निकालता था और उसका एक चैप्टर रीड करने लगता था, जो भी मेरे टारगेट लिस्ट में था। तो लाइक वाइज एनसीईआरटी मेरा बायोलॉजी का ऐसे प्रिपेयर अच्छे से हो जाता था और मेरा टाइम भी अच्छे से यूज़ होता था। एंड आपने भी शेड्यूल नहीं बनाया? शेड्यूल मैं अपना डेली शेड्यूल और वीकली शेड्यूल बनाया करता था। हाँ। मुझे डेली आज ये टारगेट कंप्लीट करना है और मुझे इस वीक में ये टॉपिक्स कंप्लीट करना है। तो लाइक और आपने वाइज उसे फॉलो किया? यस आई यूज्ड टू फॉलो। क्या डर मत, मैं मारती नहीं हूँ, क्या? कुछ बच्चे करते हैं, बनाया हमने भी है, सबकी बात बनाया नहीं, हमने भी है, हमने बनाया, फॉलो नहीं हो पाया वो अलग So, बात है। एक चीज क्लियर है, विच इज यूनानिमस, शेड्यूल बनाते सब है, दैट्स इट। फॉलो जिससे करना है वो करते हैं, बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो आप शेड्यूल फॉलो करते थे, आज ये टारगेट, वीकली टारगेट, मंथली टारगेट, एंड यू कुड मेक इट एंड फॉलो करते रहे इसलिए। नो बट मैं जितने भी टॉपर से बात करूँ, सबका एक अपना अपना पैटर्न रहा है स्टडी करने का, कि किसी ने शेड्यूल बनाया है, किसी ने शेड्यूल नहीं बनाया है। कोई म्यूजिक सुन के कर रहा है, किसी को एक शेड्यूल चाहिए कि मेरे को ब्रेक्स चाहिए बीच में बहुत ज़्यादा, तो मैं इतना ही पढ़ूंगा, एंड देन आई गो आउट फॉर माय ब्रेक्स। व्हाट हैज बीन योर स्ट्रेस बस्टर्स? क्या आप बीच में मूवीज देखते थे, कोई वेब सीरीज आपने मैं ये देखी? बताता हूँ। हाँ बता ना। इसमें मेरे को था कि मैं जब ऊब जाता था तो मैं तारक मेहता देखता था, अरे बढ़िया। और उसके साथ साथ मैं सॉल्व करता था। मतलब ऐसा नहीं था, उस टाइम पे मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लगता था। मतलब सामने तारक मेहता चला दिया और फिर कुछ सॉल्व कर रहा हूँ, केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल में गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड सॉल्व हो गया। केमिस्ट्री ए टप्पू के पापा, केमिस्ट्री तो ये एग्जैक्टली 6-6 घंटे भी मैंने कर रखा है, इसको पता है, ये मेरे साथ रहता था। आई वाज इन फ्रंट ऑफ हिज रूम, मेरे मैं रूम के पानी भर सामने के आ रहा था। जबरदस्ती तारक मेहता देखना पड़ता था? नहीं नहीं, मेरे मैं को रूम्स अलग थे, बट इसको आवाजें आती थी। मतलब मैं 6-6 घंटे देख रहा हूँ, बट मैं पढ़ता था, ऐसा नहीं था, बीच में साथ में पढ़ भी रहा हूँ। मैं रात को 12 बजे पानी भर के आ रहा हूँ, इसके रूम से आवाज आ रही है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। Oh, so you मेरे लिए used to रिलैक्सिंग था। binge watch तारक मेहता का उल्टा चश्मा, and
बट तारक मेहता को उल्टा चश्मा के डायरेक्टर्स को पता नहीं होगा, उनके क्रिएटर्स को पता नहीं होगा कि उन्होंने लोगों की नीट एग्जाम्स पास करवाई है. आई डोंट थिंक दैट वाज एनीवेयर एवर देयर मोड ऑब्जेक्टिव. मतलब हमारे दोस्त में ऐसा भी था कि अगर मान लो सबके पेपर्स खराब हो गए हाँ, तो सारे मिलके एक रूम में बैठते थे. तारक मेहता नहीं तारक मेहता नहीं देखते थे, कोई वेब सीरीज देखते थे या फिर मूवी देखते थे. वेब सीरीज तो नहीं, वेब सीरीज लंबी लंबी हो जाती है. मूवी कोई देखते भी थे. देखते. सो इट्स लाइक योर कि अगर आपका एक आप सैड भी हो रहे हो, एग्जाम्स बराबर नहीं गए तो लेट्स गो डाइवर्ट योर माइंड. मतलब मार पीट के सब साथ में आ जाओ, मूवी देखेंगे आज. मार पीट के. कोई मना कर रहा है तो आजा भाई, आना तू तो आजा. पड़ेगा उसे. ओह, काफी यूनिटी, वायलेंस बट यूनिटी. ठीक है, तो मार पीट के. बट तो लेकिन वो एक ग्रुप बनना आई थिंक काफी आज आप स्टार्टिंग से बोलो कि किस तरह से फ्रेंड सर्कल काफी मदद करता है. आई थिंक दैट शोज इन इवन द वे यू आर टॉकिंग कि आपका एक वो ग्रुप बन गया है. बातें करने में, पिक्चरें देखने में, तारक पढ़ाई मेहता, करने में. पढ़ाई करने में, एवरीवेयर इट हेल्प्ड यू आउट. हाउ हैज बीन योर गाइस? आप लोग क्या कर रहे थे स्ट्रेस बस्ट करने के लिए? मेरा स्ट्रेस बस्ट फिक्स होता था. मैं रात में अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर या कभी हाफ एन आवर लास्ट तक आते आते मैं डेली यूट्यूब शॉर्ट्स देखता था. एंड उसके बाद मैं स्लीप लेता था अपने. या ऑफ कोर्स. मेरे को बोलेगा मैं फिजिक्स सॉल्व करता. नहीं, मैं सोने से पहले देखता था बिकॉज मुझे ऐसा लगता था काफ़ी हैवी हो गया है मेरा हेड. एंड थोड़ा रिलैक्सिंग करके फिर अब आराम से मैं सो जाता था. फिर नेक्स्ट डे फिर डिटर्मिनेशन से तो मैं एक उठता घंटे तक आप रील्स देखते थे? था. वो हो जाते थे कभी कभी 1 घंटे, अदरवाइज आपको कैसे पता वो एक ही घंटा होता था? नहीं. अब एक्चुअली वो पता नहीं कैसे मेरे डेली स्केड्यूल में सेव हो गया था. मैं कभी सोचता था आज 40 मिनट्स देखेंगे, बट वो 1 आवर पे ही जाके रुकता था. So it became like your एकदम impulse pattern only. बिल्कुल इस स्केड्यूल में आ गया था एकदम. So it became like your scheduling pattern only. Yeah. आपके ब्रेन को पता है 1 घंटा हो गया मुझे Of बंद course. करना है and it became interesting. इट हैपेंड विद मी. मैं देखो ब्रेन रील्स 1 घंटा देखने के लिए ट्रेन हो गया है. हम तो बिना ट्रेन के भी देख लेते. And how has it been with you, शशांक? क्या करते थे आप अपना स्ट्रेस बस्ट करने के लिए? सो आई यूज टू लिसन टू इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक. तो मैं लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुना करता था और मतलब कभी कभी मैं 10-15 मिनट डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम ये सब कर लिया करता था. सो इट यूज टू हेल्प मी स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स ऑन द स्ट्रेच. तुम लोग फर्क देख रहे हो? इसे कहते हैं 14. ठीक है, इसे कहते हैं AIR 14 और तुम्हारा क्या है? 150. 150? 89. 89? 197. सब बहुत अच्छे हो, तुम सब टॉपर्स हो, पर 14 का और 89 का फर्क दिख रहा है गाइस तुमको? दिस इज द कॉन्वर्सेशन दैट विल हेल्प यू टू बिकम अ टॉपर. बट व्हाट लेवल ऑफ टॉपर आल्सो? डू यू वांट टू बी इन टॉप 10, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 200? योर ओके. सबके अपने अपने तरीके हैं स्ट्रेस बर्स्ट करने के लिए एंड उसके बारे में बात करते करते आई थिंक इट इज नाउ टाइम फॉर मी टू बर्स्ट माई स्ट्रेस by putting them under stress. It's now time for a knowledge fight. Can we have the buzzers? Okay, so the buzzers are here. हमारे पास है टीम. अपनी टीम का नाम दो मुझे. टीम ए. Team A. What a creative name. This is Then it's team B, of obviously. course. how easily influenced Team B. Okay. तो हमारे पास है वेरी क्रिएटिव टीम ए एंड वेरी गलेबल टीम बी. अभी यहाँ पर आप दोनों के सामने बजर रखा हुआ है. आई वांट टू प्रेस द बजर वंस. चेक योर बजर्स आर वर्किंग. ये शो शुरू होता है और यहाँ पर एम्बुलेंस आती है. ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी. ठीक है, उस सवाल के 4 ऑप्शंस दूंगी. जिसको भी लगता है कि उनको वो सवाल का जवाब आता है, आपको बजर प्रेस करना है. जिसने भी पहले बजर प्रेस किया उसको जवाब देने का मौका पहले मिलेगा. अगर आपने गलत जवाब दिया तो नेगेटिव मार्किंग्स नहीं है, लेकिन सवाल खत्म होने के बाद ही बजर बजाना है. अगर आपने पहले बजर बजा दिया तो आपको हम सवाल ना पूछते हुए सामने वाली टीम को पूछ लेंगे. क्लियर? ओके, इट्स 10 क्वेश्चंस एंड जीतने वाली टीम को मिलेगा एक हैम्पर एंड द टीम दैट लूजेस, दिस इज नॉट यू, द टीम दैट लूजेस दैट्स इट. ओके, आर यू गाइस रेडी? Are you guys ready? Hands on your buzzers, embrace yourself. Question number 1 between team A and team B. Which of the following physical quantities is defined as the rate of change of displacement? A. Velocity. B. Acceleration. C. Momentum. D. Force. I think them. But क्योंकि ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रामा होता है, हमने एक स्लो मो कैमरा रखा हुआ है वहाँ पे चेक करने के लिए कि जिसने पहले प्रेस करा है बजर. आई बिलीव इट्स टीम ब्लू एंड इट इज टीम ब्लू. व्हाट इज द आंसर? Velocity first option. Velocity first option, that is correct. 1-0. No problem. So it's the first question.
Ready for the second question? Okay. Which of the following is responsible for the transport of oxygen in blood? A. Hemoglobin. B. Myoglobin. दोनों के हाथ ऐसे ऐसे चल रहे. C. Albumin. D. Fibrinogen. I think Team Blue pressed it first. हम ही फर्स्ट है. What is the answer? फर्स्ट हीमोग्लोबिन. Hemoglobin. Perfect. 2-1. 0. 2-0. 2-0. थोड़ा हमको थोड़ा ऐसे फुर्ती लानी है. फुर्ती. पानी वानी पी लो. ऐसे ही रहो. Alert, अच्छा है. energy, alertness. Yes, you guys can do this. I'm sure तुमको आंसर्स आते हैं. और तुम लोग बोले थे तुम्हारा बजर स्लो है. हम फास्ट है ना. हम फास्ट है. Question number 3. दबा दे मैं बता दूँ आंसर. दबा दे. आंसर बता दियो डायरेक्टली. Okay. Are you guys ready? Hands on the buzzers. Which of the following is a nitrogenous waste product formed in the human liver? A. Urea. B. Glucose. C. Bilirubin. D. Creatinine. अगेन यार. Yes. यूरिया. यूरिया. Urea is the correct answer. That's 3-0. अभी अगर आपको जीतना है, अगर आप 2 भी करेक्ट दे दोगे तो ड्रॉ हो जाएगा और 3 करेक्ट दे दिए तो आप जीत जाओगे. मतलब ड्रॉ होने के चांसेस है अगर आपने 2 करेक्ट दे दिए तो. कम ऑन गाइस, यू कैन डू दिस. बना. इट्स ओके यार, मैजिक हो गया अभी खत्म. बाहर आ जाओ उससे भाई. इतना अभी अपन को, ठीक है. लाइफ इज गुड. Fourth, which of the following is responsible for the contraction of the heart muscle? A. Myosin. B. Actin. C. Troponin. D. Calcium ions. First of all, I'm glad कि क्वेश्चन में इतना दम था कि दोनों ने ऐसे सवाल पूछे. हाँ बताओ, तुम रिस्क ले रहे हो. वो ऑप्शन से बीट करो. ऑप्शंस. एक्टिन, मायोसिन, कैल्शियम और एक और क्या था? ट्रोपोनिन. ट्रोपोनिन. नो पर रिस्क ले रहा था यार. Calcium. Negative Calcium. marking तो था ही नहीं. कैल्शियम. think calcium. मैंने इसीलिए दबाया था. नेगेटिव मार्किंग नहीं है. कैल्शियम. Calcium. गुड. Good job, good job, good job. 4-0. चलो next. Lovely. Which of the following is the largest endocrine gland in the human body? Thyroid gland, pituitary gland, adrenal gland, pancreas. Red. Thyroid gland. Thyroid gland. 4-1. 5 questions बाकी है guys. You are at 4. You are at 1. Backup team, come on, team A. Which of the following is responsible for the transmission of nerve impulses in the human body? Neurons, neuroglia, axons, synapses. न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स. Neurons. This is 5-1. 1 point to go. अगर अब उन्होंने एक भी सवाल का जवाब और दे दिया, you get the hamper. 4 के 4 आपको देना है for a draw. बजर में लेट. जीत तो नहीं सकते. जीत तो नहीं पाओगे. नहीं, फिर मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगी, उस पे जीत जा सकते हैं टाई ब्रेक करके. वो हम होने नहीं देंगे. बजर को दबा दे. बस इंतजार कर, मैं आंसर देगा. तू बता दे ना बजर तो फिर. ये बजर में लेट. दबा. बजर में गड़बड़ है. बजर में गड़बड़ है. इधर 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 इधर. चलो. ओके. Just to be fair. Just to be, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि genuinely बजर में गड़बड़ हो नाउ इट्स सकती है. 5-1. स्मार्ट. इसके तो कुछ प्रोनाउंसिएशन नहीं आते मेरे को भाई. देख लेंगे, ठीक है. Which of the following is the main site of water reabsorption in the human nephron? A. Proximal convoluted tubule. डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड Distal convoluted tubule. Loop of हैंडले. Henle. Collecting duct. नाउ दिस टाइम ब्लू. स्लो मोशन में चेक. स्लो मो चेक. भाई देखो, मेरे को तो लग रहा है ब्लू है, बट इन्होंने ऐसे थर्ड एम्पायर की अपील करी है. ओह, रेड विंस इट इफ यू आंसर इट करेक्टली. फर्स्ट प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. दैट्स द रॉन्ग आंसर. लूप ऑफ हेनले. दैट्स द रॉन्ग आंसर. सांस ले ले. collecting duct. ओह यस. कांट बिलीव दिस. इट्स नॉट कलेक्टिंग डक्ट. इट्स लूप ऑफ हैंडले. इसने बोला भी था भाई. मैंने लूप ऑफ हेनले बोला और था. Shit मैम ने भी यार. बोला था कि हमने करेक्ट आंसर बोल दिया. लूप
हमने लूप पर आंसर बोल दिया ना तुमने। But nobody gets this point. Nobody gets this point. Okay, we go to the next question. Which of the following devices is used to measure electric current? Voltmeter, ammeter, ohmmeter, galvanometer. डी ऑप्शन बोलने से पहले ही हाँ दबा डी दिया। ऑप्शन से तो गलत बोलने से है। पहले बजर दबा दिया था। बोल दिया था मैंने, मैं वापस बोल रही थी उसको। ठीक है, they did go went first. What is it? Ammeter. Ammeter, that is correct. We have 4-2. 5-2 5-2. अरे 2 कितना स्ट्रेस हो रहा है इन लोगों को भाई। Now I feel the competitiveness. Okay, which of the following physical quantities? ठीक है, which of the following physical quantities remains constant in a closed system according to the law of conversion of momentum? Energy, velocity, mass, force. So now थर्ड एम्पायर से हमारी बैक एंड की टीम से हमें आया है कि दिस टाइम इट वाज द ब्लू टीम दैट प्रेस्ड द बजर फर्स्ट. सो ब्लू टीम, व्हाट इज द आंसर? मास आई Mass, you think, and the answer is mass. या So we have 5-3. या बजर में खिला दिया। This is a good comeback, man. Okay, chalo. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Guys, be ready, okay? In the context of optics, which type of lens is used to correct nearsightedness? Myopia. Convex lens, concave lens, plano-convex lens, plano-concave lens. उनका भी अब पहले दब गया था, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, प्लेनो हुआ था, सर को चेक करना। प्लेनो के आगे नहीं अब आया था। मुझे नहीं पता क्या करना है भाई. This time again is the blue team. देखो इतना कट टू कट हो रहा है कि हर डिसीजन हमको हमारे बैक एंड टीम से लेना पड़ रहा है कि भाई कौन सही चल रहा है कौन नहीं, बिकॉज मेरा पूरा फोकस क्वेश्चन पूछने में, और अब बैक एंड टीम ने बोला है कि इट्स द ब्लू टीम. व्हाट इज द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? कॉन्केव लेंस. 5-4 is the score. What a comeback! I'm just applauding for the comeback right now, man. For the comeback. मजा आ गया. Okay, next question, guys. मेरे को बहुत ही ज़्यादा excitement हो रही है अभी यहाँ पर. काफ़ी इधर हार्ट रेट बढ़ी हुई है इन लोगों की. This feels like a legit exam kind of a thing. Let's see who takes it away. What is the value of triple point of water? 273.16 Kelvin, 273.16 degrees Celsius, 0 degrees Celsius, minus 273.16 Kelvin. अभी भी इन्होंने बोला. फिर से I think team B has pressed the buzzer first. Now, अगर आपने सही जवाब दिया, you get the hamper. You win this absolutely exciting, cutting edge fight of knowledge. बट अगर उन्होंने नहीं दिया और आपने दे दिया तो ये हो जाएगा एक टाइम. फर्स्ट ऑप्शन। And this is it, guys. I am amazing comeback, guys. But Team B takes it all away. आपको मिलता है एक hamper from Unacademy. Can we have the hampers, please? This is for you. Fantastic. And आपके लिए बहुत सारी तालियां, बहुत सारा प्यार. You were very good. मुझे comeback बहुत amazing लगा. But one team had to win, and it was them this time. No problem at all. So obviously एक टीम जीती है यहाँ पर और एक टीम से जीती है. और ये हार जीत चलती रहती है हमारे लाइफ में, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं. आई एम श्योर कि जब आप प्रिपेयर कर रहे थे अपने एग्जाम्स के लिए तभी भी ऐसे बहुत ऑफ डेज आए होंगे, हाई डेज आए होंगे, ऐसा एक दिन लग रहा था अब तो मैं पूरा टॉप करूँगा, और एक दिन आता था यार शायद मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे, तैयारी कर रहे हैं, उनकी लाइफ में भी ऐसे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, हाई डेज लो डेज आते रहते हैं. आपने कैसे डील किया उन डेज के साथ? इफ़ यू वुड लाइक टू शेयर दैट विद आवर व्यूअर्स राइट नाउ. एनीबॉडी? शशांक. मेरा लो टाइम था एक क्लास 11 में. मेरा KVPY एग्ज़ाम SA जो होता है क्लास 11 में बच्चे देते हैं, वो मेरा बहुत ख़राब गया था. मैं उसमें क्वालिफाई भी नहीं कर पाया था इनफैक्ट. तो इट वॉज अ वेरी लो पॉइंट ऑफ माई कैरियर. मतलब उस समय मुझे लगता था कि मतलब मुझसे नहीं होगा, मतलब ये चीज़ बहुत मुश्किल है. मतलब टॉपर्स तो मतलब क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, मतलब वो तो अलग ही लेवल के होते हैं. तो इट वॉज अ लो पॉइंट. मतलब बहुत मुश्किल से मैंने खुद को उससे रिवाइव किया था. मतलब मैं रोने भी लगा था इनफैक्ट. मेरे पापा मम्मी ने मुझे समझाया, फिर मैं कम बैक किया. मैंने उससे डील करने के लिए मैंने कुछ अपने स्ट्रेटेजीज में, स्टडी टेक्निक्स में मैंने कुछ चेंजेस किए, और उसका मुझ पर इतना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा कि मैं कहीं ना कहीं उस समय से मेरा प्रिपरेशन का लेवल बढ़ गया, 2 गुना 3 गुना बढ़ गया. एंड आई नेवर लुक्ड बैक From then on. Yes, yes. So it was a very turning point of my career and had a positive impact when I look back.
करेक्ट. सो मतलब जब चीज़ें सही नहीं चली, यू मेड सम ट्विक्स, इधर चेंज किया उधर चेंज किया, इंस्टेड ऑफ गिविंग अप यू सेड के ये तो करके दिखाना है. अमेजिंग. एनीबडी एल्स यू हैड अ स्टोरी वेयर यू फेल्ट लो? लाइक मेरे लास्ट मंथ में एक बार मार्क्स काफ़ी ज़्यादा डिप कर गए थे. जो मेरा एवरेज चल रहा था उससे काफ़ी लास्ट मंथ ऑफ योर एग्जाम्स? या लास्ट मंथ ऑफ द दैट मस्ट एग्जाम. बहुत क्रिटिकल हुआ होगा. हाँ, उस टाइम मेरे को था कि अभी एक महीना भी पूरा नहीं रह रहा था, अराउंड 2 या 3 वीक्स रह रहे थे. तो उस वक्त मेरे को काफ़ी ज़्यादा लो फील हुआ था कि लास्ट के 2 या 3 वीक्स में जब मैंने सारा सिलेबस रिवाइज भी कर लिया, याद भी है, तो इतने मार्क्स डिप कर रहे हैं. तो अराउंड 2 से 3 डेज़ में तब मोर और लेस डिप्रेशन ही कहूँगा मैं उसमें रहा. तो तब मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई थी. तो मतलब मम्मी पापा से ही बात करता था कि भाई क्या हुआ. तब मम्मी भी साथ में रहती थी, तो मम्मी ने भी काफ़ी सपोर्ट करा कि एक ही पेपर है, कोई नहीं ख़राब हो गया. तो मैं टीचर्स के पास भी गया पूछने के लिए कि अब इस कंडीशन पे मेरे को क्या करना चाहिए. तो उन्होंने भी समझाया कि नीट के पेपर में ऐसा नहीं होगा, ये एक तुम्हें रियलिटी चेक दे रहा है कि तुमने अभी इतने सारे पेपर दे दिए हैं, तो एक बार तुम्हारे नंबर डिप करे हैं, अब तुम दोबारा ट्रैक पे आओगे और दोबारा से तुम्हारे नंबर अच्छे से आएंगे. और उससे अगले पेपर से ही मेरे नंबर वापस ट्रैक पे आ गए थे. तो बट वो वाला फेज़ था जिसने मुझे दोबारा ट्रैक पे करा और मेरी जर्नी में काफ़ी हेल्प करे उस फेज़ में. करेक्ट. अगेन मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि अगर एग्ज़ाम के लास्ट मंथ में आया होगा तो वो तो बहुत ज़्यादा आपको अफेक्ट कर गया होगा. बट येट यू मेड इट एंड यू आर हियर इन द टॉपर्स लिस्ट व्हिच इज़ इनक्रेडिबल. आपसे हमने काफ़ी सुना, मतलब हम जान रहे थे, हम बात भी कर रहे थे कि आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स रहे हैं. सो इट्स नॉट जस्ट रिलेटेड टू एग्जाम्स बट इन जनरल लाइफ स्ट्रगल्स रहे एंड यू ओवरकेम ऑल ऑफ दैट and then you became a topper. You did really well, you excelled in things you were doing. How did it all happen? Do you want to share something? या ड्यूरिंग माई जर्नी मतलब बच्चों को अपने मार्क्स में अप एंड डाउन फील होते हैं. मतलब मेरी लाइफ में भी अप एंड डाउन होते थे बिकॉज मेरे पापा एंड मम्मा की तबीयत बीच में ख़राब होती रहती थी. वो मेरे को अलग से थोड़ा सा प्रेशराइज करता रहता था बिकॉज अगर अपने घर से बाहर रहते हैं तो हम और ज़्यादा केयर करने लग जाते हैं. हम उन्हें देख नहीं रहे हैं तो हमें और मन में आता है कि उनकी तबीयत कैसी होगी, वो अभी ठीक है नहीं ठीक है. मैं अपने सर से भी ये बातें शेयर करता था तो वो मेरे को काफ़ी काउंसल भी करते थे कि ही इज़ योर पेरेंट एंड योर ड्यूटी इज़ टू स्टडी हियर. तो मैं इसको लेकर थोड़ा टेंस रहता था और काफ़ी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया है उसके लिए मैंने. एंड आज मैं इस टेबल पे बैठा हूँ तो नो डाउट मेरी मम्मी पापा का बहुत बड़ा ही हाथ रहा है एंड दे आर नाउ विथ मी. दैट्स वेरी गुड फीलिंग. मतलब 2-3 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग जो मैं यहाँ पे समझ रही हूँ. एक जो इन्होंने बात बोली कि जब हम पेरेंट्स से दूर होते हैं तो शायद प्यार ज़्यादा ही बढ़ जाता है क्योंकि हमारी आंखों के सामने नहीं है, हम उनको ऐसे जो जनरली वी टेक देम फॉर ग्रांटेड, वो एक पूरी फीलिंग बदल जाती है. आई थिंक वो हम सब ने ही फील किया होगा. करेक्ट. शिवम, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? मतलब मेरे साथ भी होते रहता है, जैसे इसके साथ था. लास्ट के टाइम पे मेरे साथ ज़्यादा हुआ था. मेरे मार्क्स अप डाउन होते थे. मार्क्स से ज़्यादा मुझे मतलब ये डर लगता था कि यार सब कुछ पढ़ा हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, बट कहीं ना कहीं नीट के दिन पता नहीं मेरे को लगता था कि यार भूल जाऊँगा सब, एग्जाम हॉल में ब्लैंक आउट हो जाऊँगा. मतलब हमेशा ही फियर रहता था कि यार अभी तो ठीक है, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट नीट में हो सकता है कुछ गड़बड़ कर दूँ. वो फियर काफ़ी ज़्यादा रहता था कि ब्लैंक आउट होने का सबसे ज़्यादा फियर रहता था. बट वही है, आप ऐसा कुछ नहीं होता है. ब्लैंक आउट अगर आप होते भी हो तो 2 मिनट नीट के एग्ज़ाम में अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है इन केस, 2 मिनट शांत हो जाओ, सांस लो, डीप ब्रेथ करो, फिर स्टार्ट करो. कोई दिक्कत नहीं है. सबको याद रहता है, आपको भी याद रहने वाला है. तो ऐसा कोई फियर लेने वाली बात नहीं है. सबको होता है फियर, मैंने भी लिया था, तो आपको होगा, बट ठीक है, उसको आगे बढ़ो, उससे कोई दिक्कत नहीं उसमें. ये तो अपना सही बंदा है. प्लान बनाओ, मत फॉलो करो. फियर है, कोई बात नहीं, बैठ जाओ, 2 मिनट शांत हो जाओ, सब याद आ जाए. सबको होता है, आपको भी हो जाएगा. आई लव हिज फिलॉसफी, वेरी सिंपल, वेरी क्लियर. एंड इंटरेस्टिंग थिंग जो आपने बोली कि जब आप फेल हुए या व्हेन यू कुडंट डू इट इन योर 11th, आपको लगता था यार टॉपर्स क्या ही खाते होंगे, क्या ही पीते होंगे, यार कुछ अलग ही लेवल चल रहा होगा उनकी ज़िंदगी में. विच इज़ टॉपर्स हमारे बीच में ही हैं. आज जितने लोग हमें सुन रहे हैं, उनमें देख रहे हैं, उनमें से कुछ टॉपर्स बनने वाले हैं. एंड दैट्स व्हाट दे नीड टू बिलीव. ऐसा कोई स्पेशल सुपर नेचुरल पावर नहीं है. It is you with your persistence, with your hard work, with your own strategies that work for you, that you become a topper. Very, very interesting insights over here. So yaar, they went through their set of struggles, they overcame that, they prepped themselves well, they had a mindset of a topper and now they are one of them. आगे की लाइफ के लिए आपके, अब आप कॉलेज जाने वाले हो, आई एम श्योर अब कॉलेज के स्ट्रगल शुरू होंगे, उधर की मस्ती शुरू होगी, उधर की बातें शुरू होगी और वहाँ के एक्सपीरियंसेस अब आपकी ज़िंदगी में शुरू होने वाले हैं. एंड आई एम हियर टू प्रेप यू फॉर दैट. हमने इनवाइट किया है आपके एक सीनियर को हु इज़ परस्यूइंग MBBS एट एम्स दिल्ली
and उनका नाम है ओम प्रभु, and I'm sure he will answer your questions and share his experiences with you. Can we have Om Prabhu join us for this conversation, please? So Om Prabhu हमारे साथ है, first year MBBS. Please tell us your experience. Please tell us something about you. तो जब भी हम सोचते हैं कि नीट की जर्नी खत्म होती है, उसके बाद एक ऐसी जर्नी चालू होती है जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता है, और वो जर्नी एक्सपीरियंस करने के लिए 20 लाख लोग तड़पते हैं, और 20 लाख में से चुनिंदे ही आ पाते हैं जो मेरे साथ यहाँ बैठे हैं यार। तो तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि आज से 1 महीने बाद, 2 महीने बाद मेरी काउंसलिंग होगी, काउंसलिंग होने के बाद मैं कॉलेज में पहुंचूंगा, कोई एम्स नहीं पहुंचेगा, कोई एमसी पहुंचूंगा, इंडिया के बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूट में पहुंचोगे, और वहाँ तुम किस चीज़ का एक्सपीरियंस करोगे? क्या तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारी स्ट्रेस लाइफ आगे कंटिन्यू हो रही है? क्या तुम्हें ऐसा लगेगा कि क्या हम जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते थे, एनसीईआरटी चीज़ों को करते जाते थे, क्या वो चेंज होगा? क्या मैं वो पढ़ पाऊंगा? क्या मैं कैडेवर को देख पाऊंगा? क्या मैं सर्जरी सीख पाऊंगा? क्या मैं एक्चुअल हार्ट को फील कर पाऊंगा यार? तो मुझे पता है ये सारी चीज़ तुम्हारे मन में आती होगी, तो पर्टिकुलरली चालू करते हैं पर्सन बाय पर्सन। तो भाई शशांक बताओ यार, तुम्हारा क्या क्वेश्चन है एज अ सीनियर मुझे देखते हुए? सर मुझे लगता है कि मतलब एम्स दिल्ली में सब टॉप रैंकर्स जाते हैं, तो टॉप रैंकर्स मतलब वो कॉलेज में भी इंट्रोवर्ट या सीरियसली स्टडिंग टाइप होते हैं। तो मतलब क्वेश्चन है कि नीट प्रिपरेशन में जैसे बिजी शेड्यूल होता है बच्चों का, मतलब वही कॉलेज लाइफ में क्या कंटिन्यू होता है वैसा सीरियस स्टडी रेगुलर बेसिस पे? तो ये एक क्वेश्चन नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है, वो भी ऐसा मिसकंसेप्शन जो पूरे दुनिया वाले, पूरे इंडिया वाले सोचते हैं कि यार एम्स दिल्ली के बच्चे ऐसे होंगे जो दिन रात पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पास लोग जितने बैठे हैं उनको यही लगता है कि वो पढ़ते हैं दिन रात, तो भाई ऐसा नहीं है। पर्सन टू पर्सन वेराई करता है, और ऐसा भी नहीं है कि वो पीछे चीज़ों को लैग करते जाते हैं। यहाँ इतने अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं जो एग्ज़ाम के यार 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले पढ़ के पूरा सिलेबस खत्म करते हैं, और वो करना अपने आप में बताता है कि हम टैलेंटेड हैं और हम वो कर सकते हैं, और बाकी टाइम एंजॉय करते हैं। तो तुम डिसाइड करोगे कि तुम किस फेज में जाओगे। मैं बताता हूँ हमेशा कि 2 टाइप के पर्सन होंगे कॉलेज के अंदर, 2 टाइप के सीनियर होंगे कॉलेज के अंदर। एक ऐसे जो दिन रात पढ़ते हैं, जो दिन रात कोशिश करते हैं कि भाई हमें एम्स पीजी निकालना, नीट पीजी निकालना, कार्डियो सर्जन, न्यूरो सर्जन, एकदम हर चीज़ को स्ट्रेस वे में लेते हैं। दूसरे कि यार चलो यार नीट क्लियर करके आए हैं, ऐसे ही नहीं आए हैं, आगे चीज़ें आसानी होगी, अभी चीज़ें आसानी होंगी, बस मन को आसान रखना है। तो मैं उनमें से एक हूँ कि भाई चीज़ों को जैसे चल रहा है चलने दो। परसेप्शन, आगे परसेप्शन पे आपका नैरेटिव बनता है ज़िंदगी का। आपके पास भी कुछ सवाल थे? हाँ, तो मतलब मुझे आपसे यही पूछना है कि मेडिकल जर्नी में अपने सीनियर्स या फिर फ्रेंड्स के साथ कनेक्शंस बनाना कितना इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ कनेक्शंस की बात आई, तो भाई किस टाइप कनेक्शन की बात कर रहे हो? तुम रिलेशनशिप की बात कर रहे हो या फ्रेंड टू फ्रेंड कनेक्शन? या दोनों भाई आप ब्रीफ कर दो थोड़ा। तो भाई इस बंदे में मेरे को पहले से डाउट था। तो भाई कनेक्शंस वाली बात ऐसी है कि ये मेडिकल लाइफ ऐसा नहीं है कि डॉक्टर कभी रिटायर होता है। डॉक्टर ऐसी चीज़ है जो जितना ज़्यादा वो एजेड होगा, उतना ज़्यादा उसको एक्सपीरियंस मिलेगा, उतना ज़्यादा उसकी वैल्यू बढ़ेगी मार्केट के अंदर। और इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कनेक्शन। सपोज करो तुम आज से 10 साल 15 साल बाद एक हॉस्पिटल सेटअप करना चाहते हो, हॉस्पिटल तुम अकेले चला पाओगे यार? तुम्हें कौन चाहिए? तुम्हें फ्रेंड्स चाहिए। फ्रेंड्स कौन से? क्या तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो टॉप मेडिकल इंस्टीट्यूट MBBS किए? क्या तुम्हें ऐसे फ्रेंड्स चाहिए जो तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारे उस एम्बियंस में रहे, जो तुम्हें जानते हैं, तुम उनके साथ कोऑपरेट करके काम कर पाओगे, तुम उनके साथ आगे बढ़ पाओगे, तुम उनके साथ हॉस्पिटल सेटअप कर पाओगे, तुम उनके साथ आगे की लाइफ कंटिन्यू करना चाहते हो? और ये इस चीज़ में मैंने दोनों का आंसर दे दिया, रिलेशनशिप का भी और दोस्तों का भी। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है, रिलेशनशिप हमेशा धोखा देता है यार। जो कहाँ आता है बंदा, मतलब मैं फर्स्ट ईयर अपना ख़त्म करने को आ चुका हूँ, मेरा फर्स्ट ईयर MBBS एम्स दिल्ली पे ऐसा रहा है कि यार मैंने जब स्टार्ट किया था मुझे लगा था कि मैं कैसे करूँगा, और मैं आज एंड करते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं लगातार 6-6 महीने 7-7 महीने बिना घर जाए रह जाता हूँ। मैं मतलब हमें कॉलेजेस बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं कि छुट्टी ज़्यादा मिलती है, हम कॉलेजेस में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि घर जाना है। क्यों? क्योंकि मैं वहाँ अडॉप्ट कर चुका हूँ, एक्लेमटाइज हो चुका हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त बहुत तगड़े हैं। मतलब मैं ऐसे कॉलेज मेरा सपोज करो शाम को 5 बजे खत्म होता है, मैं अपने रूम में नहीं रहता, मैं अपने दोस्त के रूम पर रहता हूँ। 5 से 7:30 बजे तक अपने दोस्त के रूम पर रहता हूँ, 7:30 बजे मैं निकलता हूँ अपने दोस्त के रूम से अपने रूम के लिए, ताकि मैं अपना जाकर काम करूँ, और फिर मैं पढ़ना भी होता है अपने दोस्त के रूम में आता हूँ, या दोस्त मेरे रूम पर आते हैं। हर चीज़ दोस्तों के अराउंड होती है, और वो दोस्त हैं, रिलेशनशिप नहीं। रिलेशनशिप धोखा देगी तुझे। बहुत दुख से बोलने की कोशिश कर रहे हैं अपने might have experience with that. हंसी के पीछे जो दुख छुपा रहे हैं ये वो समझ पड़ रहा है कि नहीं मैं रिलेशनशिप से बच के रही हूँ। पर इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मैं आज मेरे फादर को कभी सुनती हूँ तो, और जब मैं उनके दोस्तों को मिलती हूँ तभी मुझे हमेशा होता है कि यार मेरे कॉलेज का ये दोस्त है, मेरे कॉलेज उनके आज का जो
मेरे फादर का अभी का जो फ्रेंड सर्कल है एट दिस पॉइंट इन हिज लाइफ इज हिज एंटायर कॉलेज फ्रेंड्स। तो आई जेन्युइनली फील कि वो बहुत मायने रखता है कि आपके क्या फ्रेंड्स आप कॉलेज में बना रहे हो। आई थिंक वो एक लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप बनती है कॉलेजेस में ही बनती है। मैं तो नहीं जा पाई, पर आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है, प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ दैट। यस, इफ यू हैव अ क्वेश्चन। भैया मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे पहले तो हमने नीट के लिए कॉम्पीट किया पूरा, मतलब अपना फुल एफर्ट देते हुए। अब अगर हम एम्स दिल्ली में जा रहे हैं देन उसके कुछ परसेंट नीट के में क्वालिफाइड कुछ 1 to 2% एम्स दिल्ली में प्रेजेंट होंगे। तो जो उसका कॉम्पिटिटिव माहौल बनता है वो क्या मतलब हमें स्ट्रेस की तरह लेना चाहिए या मज़े की तरह लेना चाहिए या एकदम इंजॉयली उसमें कॉम्पीट करना चाहिए? तो उसके बारे में थोड़ा मैं चाहूँगा आप एक्सप्लेन करें। तो भाई अभी जो बजर राउंड वगैरह वो सब समझ में आ गया है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बंदा है, इसको कंपटीशन छोड़ना नहीं है ज़िंदगी में। तो देखो भाई ऐसा है कि हम सोचते हैं कि हम नीट क्लियर करके आए हैं, हम ऐसा एग्ज़ाम क्लियर करके आए हैं जिसके लिए 20 लाख 21 लाख बच्चे बैठते हैं, हम उसमें क्वालिफाई किए, हम एक मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, हम पहले सुपीरियर हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, तुम एक ऐसे नए एनवायरनमेंट में जा रहे हो जहाँ बाकी सारे लोग वैसे हैं यार। ऐसा नहीं है कि हम ही मतलब MBBS करने के लिए आए हैं, हम ही नीट क्वालिफाई, बाकी लोग भी किए हैं यार। तो ज़रूरी नहीं कि तुम वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करो। जो बंदा यहाँ का AIR 1 AIR 2 AIR 3 होगा, हो सकता है वो मेडिकल कॉलेज में जब फर्स्ट प्रॉफ का एग्ज़ाम हो उसकी बस वो जस्ट पास मार्क्स लाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे जाकर कुछ नहीं कर सकता यार। वैसे लोग ही आगे जाकर के एम्स PG में अच्छे अच्छे रैंक्स ले आते हैं। क्यों? क्योंकि बंदे के अंदर टैलेंट है, बंदे को पता है मैंने 2 साल मेहनत करी यार, अभी फर्स्ट ईयर में फिर से मैं लग जाऊंगा, वेब सीरीज़ नहीं देखूंगा, मैं मूवीज़ नहीं देखूंगा, मैं दोस्तों के साथ नाइट आउट नहीं करूंगा, तो मतलब ज़िंदगी जीने का मतलब क्या रह जाएगा? तो काफ़ी बैलेंस्ड लाइफस्टाइल की ओर बढ़ते हुए ओम प्रभु कि करो जो मस्ती करनी है करो, बट देन 7:30 बजे अपने घर पे कमरे में जाके पढ़ाई भी कर लो। वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक जैसा वो बोलते हैं आपको अपना खुद का बैलेंस बनाना ज़रूरी है, लेकिन आई थिंक वो अवेयरनेस होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, एज आई अंडरस्टैंड फ्रॉम हिम, कि आपको क्या करना है और आपको क्या चाहिए। आपको बहुत सारे स्टोरीज मिलेगी वहाँ पर एंड यू कैन लर्न फ्रॉम एवरीबडी एंड देन फाइंड योर ओन बैलेंस। आई थिंक दैट इज़ व्हाट लाइक ही फाउंड हिज ओन बैलेंस। इनको पता है कि मुझे कितना पढ़ना है, मुझे कितनी मस्ती करनी है। लाइक अगर हम अभी इनको देख रहे हैं तो हमको लगेगा यार ये तो फुल मस्ती वाला बंदा है यार, बट देन यू नेवर नो व्हाट टाइम ही गोज। वो होते ना कुछ छुपे रुस्तम बच्चे, सांप बोलते हैं हमारे कॉलेज में, सांप सांप बोलते हैं, और हर एक बैच में एक सांप है, 21 बैच में 20 बैच में भाई आप ऐसे ऐसा मुझे बैच वाले बोलते हैं। हाँ, अब फर्स्ट प्रॉफ हमारे ग्रुप में भी एक है भाई। नहीं तो कि आपको लग रहा है कि बहुत मस्ती कर रहे हो तो मुझे भी मस्ती करनी चाहिए, बट इवेंचुअली आप सब उनको मस्ती करते हुए देख रहे हो, आप उनको पढ़ाई करते हुए नहीं देख रहे हो। अगेन वी ओनली बिलीव व्हाट वी सी, ठीक है? तो वैसा नहीं होना चाहिए गाइस। यू शुड मेक योर ओन बैलेंस और अपना खुद का दिमाग लगा के अपनी लाइफ का बैलेंस ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू हैव अ क्वेश्चन? या मतलब मैंने ऐसा सुना है कि मेडिकल कॉलेज में रैगिंग बहुत ज़्यादा होती है, सीनियर्स तुम पे काफ़ी ज़्यादा हुक्म चलाते हैं, तो क्या ये चीज़ सच है? और अगर सच है तो इसके साथ हमें कैसे टैकल करना चाहिए? तो सीनियर शब्द से एक हमेशा शब्द जुड़ा होता है, वो रैगिंग। रैगिंग के बिना सीनियर का नाम नहीं आता, सीनियर के बिना रैगिंग नहीं आती। और जब मैं MBBS कॉलेज के अंदर घुसा था, जब मैं एम्स दिल्ली, मेरे को ऐसा लगता था ना यार कि एम्स दिल्ली मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर रैगिंग या फिर कोई भी मेल प्रैक्टिसेस तो नहीं होती होगी। लेकिन जब मैं घुसा तो मुझे पता चला रैगिंग तो नहीं होती है, लेकिन उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, वो होता है इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब रैगिंग नहीं होता। इंटरेक्शन का मतलब जैसे कि सपोज करो तुम यार एक इंट्रोवर्ट बंदे हो, तुम्हें नहीं पता कि कॉलेज लाइफ कैसे जीनी है, तुम हमेशा अपने एक बंद कमरे में कोटा में या कहीं भी मतलब पढ़ते थे, दिन भर पढ़ते थे और नीट क्वालिफाई किए। इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल, लोग करते हैं, ऐसे लोग हैं मेरे कॉलेज में। लेकिन क्या अगर वो बंदा हमेशा वही रहे, वो हमेशा मतलब बंद कमरे के अंदर पढ़ता रहे, तो वो आगे चीज़ों को एंजॉय कर पाएगा, चीज़ों को जी पाएगा? क्या MBBS लाइफ क्लियर कर पाएगा? और हाँ, मैं ज़रूर बोलूँगा कि इंटरेक्शन होता है, तुम्हें स्टार्टिंग में थोड़ा सा फेस करना पड़ता है, ये क्या हो रहा है, नई चीज़ें हो रही है। और मैं अभी ज़्यादा चीज़ तो नहीं बता सकता क्या चीज़ें हम करते हैं एज अ सीनियर, बट हाँ तो हाँ, हमें मज़ा आता है जो करने में, बट हम भी उस वजह से गुजरे और उसके कारण बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, सिर्फ पढ़ाई के एस्पेक्ट से नहीं। स्टार्टिंग के 3 महीने 4 महीने इंटरेक्शन में 2 मेरा मानना है मैंने दिया था, मुझे बेनिफिट मिला, तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। और यार एक चीज़ ध्यान रखना, सीनियर के साथ कभी मेस मत होना, मतलब हमेशा सीनियर से बना के रखना। जैसे मैं भी सीनियर हूँ, यहाँ बैठा हूँ तुम लोग के सामने, तुम लोग मेरे को विश भी नहीं किए हो और
बिना सर बोले मुझे बुला रहे हो प्रेशर के बिना, तो ये चीज़ मुझे पसंद तो नहीं आई, बट ठीक है, कॉलेज में देख लेंगे। Oh God. मतलब समझा वो इंटरेक्शन की जो ये बात कर रहे थे, रैगिंग वैगिंग नहीं होती, का इंटरेक्शन होता है, ठीक है, जो समझा अभी क्या इंटरेक्शन हुआ है। Well, this has been a very very insightful conversation. ओम ने हमें बहुत सारी बातें बताई है, थोड़ी क्रिप्टिक, थोड़ी डायरेक्ट, बट सारी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंसाइटफुल। आई थिंक ये वीडियो बहुत इंसाइटफुल है, सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं जो एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट फॉर एवरीबडी लिसनिंग टू अस। आई थिंक अब हमको सिर्फ इनकी ग्लोरी नहीं बट इनके पीछे की स्टोरी भी दिख रही है, विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। आपके स्ट्रगल्स, आपके अचीवमेंट्स, यू गाइज हैव डन एन इनक्रेडिबल जॉब, सो कंग्रेचुलेशंस फॉर ऑल योर अचीवमेंट्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ अहेड। ऐसे बहुत सारे वीडियोस अनअकैडमी के आते रहेंगे एंड आई होप कि उनसे आप इंस्पायर होते रहो। और आप सभी के लिए हमारे पास है कुछ अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स। कैन वी हैव द हैम्पर्स प्लीज? Here is a smart watch for each one of you. Thank you for joining us today. ये आपके लिए शशांक, आपके लिए प्रोम, this is for you. Well, I hope you enjoyed this video and if you did, make sure you hit that like button and comments में बताइएगा if there's anything more you need to know from us. In fact, अगर आपके पास इन सारे टॉपर्स के लिए कोई भी सवाल है तो प्लीज़ इनके नाम के साथ उस सवालों को कमेंट्स में लिख दीजिए एंड आई एम श्योर ये सभी लोग जब वीडियो देखेंगे तो उन सवालों के जवाब देने की भी पूरी कोशिश करेंगे। अनअकैडमी आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस लाता रहता है जो एंटरटेनिंग के साथ साथ एजुकेशनल होते हैं और आपको ऐसी स्टोरीज बताते हैं जो आपको इंस्पायर कर जाए। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी ऑफ सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते।